हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजी टेट की परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें ईबीएस पेडागोजी के 40 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल है, एकल विषयक, एकीकृत है, पाठ्य पुस्तक आधारित है या शिक्षक केंद्रित है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो सही जवाब हो जाएगा एकीकृत है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ शामिल किया जाना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ शामिल किया जाना चाहिए? पाठ के अंत में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है इकाई के अंत में, ऑप्शन सी है प्रकरणों के अंतः निर्मित और ऑप्शन डी है पुस्तक में अलग अलग स्थान पर। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ शामिल किया जाना चाहिए? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकरणों के अंतः निर्मित। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? बच्चों का बोझ कम करना, ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से ऊपर के लिए है, ऑप्शन सी है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना और ऑप्शन डी है शिक्षक इसे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। इसका मुख्य कारण है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। उसका उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक है जो हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की प्रक्रियाओं के कौशलों का आकलन है, ऑप्शन बी बच्चों को खोजने का अवसर देना, ऑप्शन सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक है जो हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो बच्चों के प्रक्रियाओं के कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो ये तीनों ही आंसर सही हैं। तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी सुनाने का प्रयोग करना मदद करता है। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में, बच्चों की भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में या पाठ को आनंददायक बनाने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी सुनाने का प्रयोग करना किस लिए मदद करता है? तो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में कविता और कहानी सुनाने का प्रयोग मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा लेना, अधिगम के अंतराल को समझना और उसे दूर करना, बच्चों को फेल करना और बच्चों की याददाश्त की जांच करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम के अंतराल को समझना और उसे दूर करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन मैपिंग सिखाने से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? गणनाएं करना, साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन सी है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की समझ,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर मैपिंग सिखाने से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की समझ का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बीज बोने की प्रक्रिया को समझा रहा है। सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? बोर्ड पर चित्र बनाना, विस्तृत व्याख्या करना, बीज बोने के चरणों को प्रदर्शित करना और बच्चों से लगवाना, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में शिक्षक बीज बोने की प्रक्रिया को समझा रहा है, तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो बीज बोने के चरणों को प्रदर्शित करना और बच्चों से लगवाना, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परिधनावरण, पर्याधन वरण, परिधर वर्ण या पर्याधन अरण। तो पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है, परिधन आवरण से मिलकर पर्यावरण शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल अवधारणाओं की समझ, अगले स्तर के लिए तैयार करना, विद्यालय के बाहर के जीवन को कक्षा से जोड़ना और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता प्राप्त करना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय के बाहर के जीवन को कक्षा से जोड़ना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात या वैश्विक से स्थानीय। तो कौन सा अधिगम का सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह कार्य क्यों आवश्यक है? यह सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है, यह शिक्षक का कार्य कम करता है, यह कक्षा में अनुशासन बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह कार्य ग्रुप वर्क क्यों आवश्यक है? तो यह सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डालती है। वह तैरता है, फिर वो उसे मरोड़कर दबाती है और डालती है तो वह डूब जाता है। यह क्या प्रदर्शित करता है? वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है, अवलोकन को, परिकल्पना को या मापन को। तो कक्षा 5 की एक शिक्षिका है जो एक एल्युमिनियम फॉयल को लेती है और पानी में डाल देती है, तो वह तैरने लगता है, फिर वह उसे मरोड़कर दबाती है और फिर डालती है पानी में तो वह डूब जाता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविताओं का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। कक्षा में विविधता को संभालने में, संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करने में, पाठ को रोचक बनाने में या ऑप्शन डी भाषाई कौशल को सुधारने में। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविताओं का प्रभावी उपयोग किया जाता है संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करने में। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को आनंद देना होना चाहिए, दैनिक समय सारणी में बदलाव करना, सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना या माता पिता को संतुष्ट करना। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आकलन के संकेतक में शामिल नहीं है। आकलन के संकेतक में क्या शामिल नहीं है? सहयोग, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और ऑप्शन डी है रटना। तो आकलन के संकेतक में सहयोग शामिल है, प्रश्न पूछना शामिल है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार शामिल है, केवल रटना शामिल नहीं है। और हमसे यही पूछा गया है कि क्या शामिल नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पाठ्यक्रम क्यों अपनाया गया? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और अंतर संबंधित समझ के लिए। ऑप्शन बी है विषय को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी है अध्यापकों का बोझ कम करने के लिए और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पाठ्यक्रम क्यों अपनाया गया है? तो बच्चों की स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और अंतर संबंधित समझ के लिए पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पाठ्यक्रम अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम है? सौरमंडल, आवास, पदार्थ या ऊर्जा? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम है आवास। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? सुनने से, बोलने से, पढ़ने से या लिखने से? तो डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो पढ़ने की समस्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, बच्चों को जैव विविधता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों को जैव विविधता बायोडायवर्सिटी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किताब पढ़ाना, चित्र दिखाना, उन्हें प्रकृति भ्रमण पर ले जाना, व्याख्यान देना। तो बच्चों को जैव विविधता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्रकृति भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य क्या है? सपेरों को डराना, सपेरों को पशुओं के प्रति क्रूरता न करने के लिए जागरूक करना, सपेरों के व्यवसाय को खत्म करना और डी सांपों को मारना सिखाना। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका मुख्य उद्देश्य है सपेरों को पशुओं के प्रति क्रूरता न करने के लिए जागरूक करना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है? मनोरंजन, सरकारी धन का उपयोग, प्रत्यक्ष अनुभव या शिक्षकों को आराम देना? तो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव। तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनकोडोटल रिकॉर्ड या उपरोक्त सभी? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र पर्यावरण अध्ययन के लिए सही नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र पर्यावरण अध्ययन के लिए सही नहीं है? सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त या ज्ञात से अज्ञात? तो कौन सा शिक्षण सूत्र पर्यावरण अध्ययन के लिए सही नहीं है? तो अमूर्त से मूर्त जो है यह शिक्षण सूत्र पर्यावरण अध्ययन के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है इन्वायरमेंटल साइंस, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्किल्स या इन्वायरमेंटल सोर्सेज। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? श्याम पट पर लिखी श्रृंखलाओं को कॉपी करना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, इंटरनेट से जानकारी जुटाना और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक से उदाहरण याद करना। तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में छात्रों को जोड़ा जा सकता है? रटाकर, प्रश्न पूछकर और चर्चा करके, सी है डांटकर या डी है केवल गृह कार्य देकर? तो पर्यावरण शिक्षण में छात्रों को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो प्रश्न पूछकर और चर्चा करके पर्यावरण शिक्षण में छात्रों को जोड़ा जा सकता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन में सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित होना चाहिए? सूचनाओं पर, अनुभव पर, परीक्षा पर या पाठ्य पुस्तक पर? तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, अनुभव पर आधारित होना चाहिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन में पोर्टफोलियो क्या है? केवल परीक्षा के अंक हैं, बच्चों के काम का क्रमिक संग्रह है, अनुशासन की रिपोर्ट है या शिक्षकों की डायरी है? तो बच्चों के आकलन में पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चों के काम का क्रमिक संग्रह है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामुदायिक संसाधन कम्युनिटी रिसोर्स एक महत्वपूर्ण शिक्षण टूल है क्योंकि यह सस्ता है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर देता है, इसमें विशेषज्ञ होते हैं या डी आसानी से उपलब्ध है? तो सामुदायिक संसाधन कम्युनिटी रिसोर्स एक महत्वपूर्ण शिक्षण टूल क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने छात्रों से कहा, कुछ वृद्ध लोगों से पूछे कि क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो अब नहीं दिखते? यह प्रश्न किसका आकलन करता है? प्रयोग का, चर्चा का, प्रश्न पूछना, साक्षात्कार का या अभिव्यक्ति का? तो एक शिक्षिका ने छात्रों से क्या कहा कि कुछ वृद्ध लोगों से पूछना कि क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो अब नहीं दिखते? तो यह प्रश्न किसका आकलन करता है? तो यह प्रश्न पूछना या साक्षात्कार का आकलन करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, यह किस कौशल का आकलन करता है? अवलोकन और रिपोर्टिंग का, विश्लेषण का, अभिव्यक्ति का या ये सभी का? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, यह किस कौशल का आकलन करता है? तो यह इन तीनों ही कौशल का आकलन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में खेल क्यों शामिल किए जाते हैं? समय बिताने के लिए, शारीरिक विकास के लिए, अधिगम को विस्तार देने और रुचिकर बनाने के लिए, और डी है अनुशासन के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में खेल क्यों शामिल किए जाते हैं? तो अधिगम को विस्तार देने और रुचिकर बनाने के लिए खेल को शामिल किया जाता है। तो 33 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, समुदाय, स्मारक या वायु? तो ईवीएस अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है समुदाय। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 3R का अर्थ क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीड, राइट, रिपीट, सी है रिकवर, रिप्ले या रिफॉर्म, और डी है नन ऑफ दिस। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 3R का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3R का मतलब होता है, R का होता है रिड्यूस, फिर R का होता है रीयूज और थर्ड R का मतलब होता है रिसाइकल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंकों के लिए है, व्यवहारिक कौशल विकसित करना, घर पर व्यस्त रखना या रटने की क्षमता बढ़ाना? तो पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारिक कौशल विकसित करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बच्चों के प्रति सही होना चाहिए, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही या उपरोक्त सभी? तो एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ये तीनों ही सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में अध्यापकों को चाहिए कि वे केवल पुस्तकों पर ध्यान दें, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, प्रयोगों को महत्व न दें, केवल परीक्षाओं पर ध्यान दें। तो पर्यावरण अध्ययन में अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता दे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है,
सीजी के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय त्योहारों को ईवीएस में शामिल करने का क्या लाभ है? संस्कृति का संरक्षण। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय त्योहारों को ईवीएस में शामिल करने का क्या लाभ है? तो संस्कृति का संरक्षण है, बच्चों का मनोरंजन, छुट्टियों की जानकारी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय त्योहारों को ईवीएस में शामिल करने का लाभ क्या है? तो संस्कृति का संरक्षण करना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मक चिंतन का विकास, उत्सुकता जगाना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और तर्क शक्ति विकसित करना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं है पूछा गया है। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।